अम्मी, मैं अब घर का खर्चा पूरा नहीं कर सकता। आप जानती हैं कि कितनी महंगाई है और फिर मेरी बीवी भी उम्मीद से है। आपको इल्म भी है कि आजकल नॉर्मल डिलीवरी तो होती ही नहीं है। मुझे अपनी बीवी की डिलीवरी के लिए भी रकम जमा करनी है और फिर बच्चा पैदा हो जाने के बाद भी 100 खर्चे निकल आते हैं। आपको मेरी तरफ से माजरत है। हम तो भाई के मुंह से ये अल्फाज सुनकर ही हक्का बक्का रह गई थी। अम्मी ने भाई से कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो? जानते हो ना कि हम माँ बेटी का इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुमने हमसे हाथ खींच लिया तो हम क्या करेंगे? भाई ने कंधे उचका दिए थे और बोला, मुझे नहीं पता कि अब आप क्या करेंगी। मैं तो खुद बहुत मजबूर हूँ। नहीं तो आप जानती हैं मुझे आपकी कितनी परवाह है। अम्मी बोली, सफवान, तुम्हें मुझ बेवा माँ का ख्याल नहीं है तो अपनी यतीम बहन का ही एहसास कर लो। तुम हमारे साथ यूं पेश ना आओ। अम्मी की बातें सुनकर भाभी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। वो कहने लगी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इस घर में रहते हुए आपकी अम्मी हमें सुकून से जीने नहीं देंगी। ये बहुत ढीठ है। आपने साफ साफ अपनी मजबूरी बयान कर दी है, मगर मजाल है जो इन्हें आपका एहसास हो। कैसे आपकी मिन्नतें करने लग गई हैं। सफवान भाई कहने लगा, हाँ यास्मीन, तुम ठीक कह रही हो। ऐसा करो, अपना सामान पैक कर लो, हम आज शाम ही घर से निकल जाएंगे। अम्मी झट से उठकर खड़ी हो गई थी। वो बोली, नहीं सफवान, ऐसा मत करना। ठीक है, तुम घर में हर्जा नहीं देना चाहते तो ना दो, मगर घर से मत जाना। चलो, मेरे लिए यही काफी है कि मेरे घर में एक मर्द मौजूद है जिसके बाइस मेरी बेटी महफूज रहेगी। कोई मैली आंख नहीं डाल सकेगा मेरी बेटी पर। भाई कहने लगा, अम्मी देख ले, आपके पास वक्त है, सोच लें। आप हमें इस घर में देखना चाहती भी हैं या नहीं? इतना कहकर भाई घर से बाहर निकल गया था। भाभी भी अपने कमरे में घुस गई थी। मैं अम्मी के पास आकर बैठ गई। अम्मी मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं ऊंची आवाज में बोली, इन दोनों मियाँ बीवी को घर से निकाल कर बाहर फेंक दे। ये घर आपके नाम पर है। ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ से चले जाएंगे तो हम किराएदार रख लेंगे। हमारा खर्च निकलता चला जाएगा। तो फिर हमने इनका क्या करना है? अम्मी ने मेरे लबों पर हाथ रख दिया। मलाइका, तुम्हें मेरे सर की कसम है, खामोश हो जाओ। ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो। मुझे गुस्सा तो बहुत आया हुआ था, मगर अम्मी की वजह से चुप हो गई। मुझे अच्छी तरह से इस बात का इल्म था कि मेरी भाभी हम माँ बेटी से चिढ़ती हैं। इसका बस नहीं चलता था कि वो हमें इस घर से ही निकलवा दे। अब्बू जब हयात थे इस वक्त भी भाभी घर में बहुत लड़ाई झगड़े करती थी। भाई हर बात अपनी बीवी का साथ देता था। तब अब्बू कहते थे कि मेरे बाद तुम लोगों का क्या होगा? मुझे तो नहीं लगता कि ये दोनों मियाँ बीवी तुम लोगों को ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर पाएंगे। अब्बू बड़े दरवेश किस्म के शख्स थे। शायद इन्हें पहले ही अपनी मौत का इल्म हो चुका था और ये भी पता चल गया था कि इनके बाद हमारे साथ क्या सलूक होगा। अब्बू के इंतकाल को महज 1 साल ही हुआ था कि भाई ने हमसे आंखें फेर ली थी। उन्होंने अम्मी के इलाज के लिए पैसे देना बंद कर दिए थे। अम्मी ब्लड प्रेशर की मरीजा थी। इन्हें रोज की बुनियाद पर गोली खाने की जरूरत पड़ती थी। मगर जब भाई ने पैसों से हाथ खींच लिया तो अम्मी ने दवाई खाना भी छोड़ दी थी। इसकी वजह से अम्मी की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। इनकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था, मगर मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी करने के काबिल नहीं थी। भाई ने तो पहले ही अपनी आंखें माथे पर रख ली थी और अब वो हमारे खाने पीने के खर्च से भी दस्तबरदार हो रहे थे। साफ लफ्जों में कहूँ तो वो अपना किचन अलहदा करना चाहते थे। भाई ही हमारा वाहिद सहारा था। हम बेहद परेशान थी और चुपचाप आंसू बहाए चली जा रही थी। शाम तक हम वहां बैठे अपनी ही परेशानी में गुम थी, जब भाभी अपने कमरे से बाहर निकले और बड़े रौब से बोली, आज कोई किचन में दाखिल होगा या किसी की मैयत पड़ी है यहाँ जिसका सोग मनाया जा रहा है। आपको पता भी है कि मैं उम्मीद से हूँ। छठा महीना लग चुका है। इन दिनों में औरत को वैसे ही बहुत भूख लगती है और तुम दोनों माँ बेटी काम चोरी करके यहाँ बैठी हुई हो। किचन में जाओ, कुछ खाने पीने के लिए बनाओ। मेरा जी घबरा रहा है। अम्मी ने भाभी की बात सुनी तो झट से उठकर बैठ गई। मैंने अम्मी का हाथ पकड़कर इन्हें रोकने की कोशिश की थी। मैं बोली, भाभी, जब हमने कुछ खाना नहीं है तो पकाना क्या? हमारे पास ना तो पैसे हैं जिससे अपने लिए सब्जी लें और ना ही गंदम है जिससे हम रोटी बना सके। एक भाई था हमारा,
वो भी आपने हमसे छीन लिया। अब हम किचन में जाकर क्या करेंगे? आप अपने लिए और अपने शोहर के लिए खाना बनाएं और खाएं। भाभी बोली, मलाइका तुम तो बहुत ही बदजुबान और बदलिहाज हो। अगले घर जाकर तुम क्या करोगी? मुझे तो लगता है कि तुम बहुत जल्द तलाक लेकर हमारे सरों पर वापिस आकर बैठ जाओगी। मैं बोली, पता नहीं मैं ज्यादा बदलिहाज हूँ या आपको इतनी भी शर्म नहीं आई कि आपने किस तरह एक माँ से इसका लख्ते जिगर, इसका बेटा छीन लिया। इस वक्त से डरें जब अल्लाह आपकी कोख से आपकी औलाद छीन लेगा। मेरी चलती जुबान को अचानक भाई के थप्पड़ ने रोक दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि भाई घर में दाखिल हो चुका है। इसने जब मेरे अल्फाज सुने तो वो खुद पर काबू न रख पाया और आते ही इसने मेरे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। मैं काम कर रह गई थी क्योंकि आज तक मुझ पर किसी ने हाथ नहीं उठाया था। मैं भागकर कमरे में चली गई थी। अम्मी भी मेरे पीछे ही आ गई थी। अम्मी बहुत गुस्से में थी। कहने लगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने इस तरह के अल्फाज अपने मुंह से निकाले ही क्यों? तुमने मेरे पोते को बद्दुआ क्यों दी? तुम्हारा शिकवा भाभी से था, इस मासूम जान से तो नहीं था जो दुनिया में आया भी नहीं है और तुम इसी को बद्दुआएं देने लग गई हो। मैं अम्मी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, अम्मी मुझे नहीं पता चला कि मेरे मुंह से ये अल्फाज कैसे निकल गए। मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था। मैं इस छोटे बच्चे को बदुआ देना नहीं चाहती थी। मैं तो भाभी को अल्लाह के अज़ाब से डरा रही थी। मैं चाहती थी कि वो डर जाए और हमारे साथ ऐसा रवैया ना रखें। अम्मी जो पहले ही बहुत दुखी थी, आज वो भी मेरे गले लगकर रोती रही। इतने में भाई कमरे में आ गया और कहने लगा कि अम्मी, अगर ये रोना धोना खत्म हो गया हो तो किचन में चली जाए। मेरी बीवी को भूख लगी है, इसके लिए खाना बना दे। अम्मी ने जल्दी से आंसू साफ किए और कहने लगी, हाँ हाँ सफवान, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी किचन में जाती हूँ। अम्मी ने मुझे छोड़ा और कमरे से बाहर चली गई। मुझे लगा कि शायद इन लोगों का दिल मोम हो गया है, जो बजिद हैं कि खाना अम्मी ही बनाएगी। इसका यही मतलब था कि खाना दोनों के लिए नहीं बल्कि 4 लोगों के लिए बनेगा। रो रो कर मेरे भी सर में दर्द शुरू हो गया था और जोरों की भूख लगने लगी थी। मैं कमरे में अंधेरा करके लेटी हुई थी। बाहर जाने से डर लग रहा था। मुझे यही खौफ था कि कहीं भाई मुझे फिर से ना मारने लगे। मुझे अम्मी का इंतजार था कि वो कब कमरे में आएंगी और मुझे आकर खाना देंगी। यूं ही इंतजार करते करते रात के 9 बज गए थे। जब अम्मी कमरे में दाखिल हुई तो मैं जल्दी से उठ बैठी थी, मगर ये देख कर तो दंग रह गई थी कि अम्मी के हाथ तो खाली थे। मैं बोली, अम्मी मेरा खाना कहाँ है? अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, बेटा सारा दिन मजदूरी करती रही हूँ किचन में, खाना तो मुझे भी नहीं मिला तो तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा? इतना काम अगर मैं किसी के घर किचन में जाकर करती तब भी वो मुझे 2 वक्त की रोटी और सालन का प्याला जरूर देते, मगर ये अपने लोग हैं। जानती हो ना कि अपनों के ज़मीर मरे हुए होते हैं। मैं उठकर अम्मी के पास आ गई थी। मैं बोली, अम्मी आपको भूख लगी है? अम्मी ने सर हिला दिया था और ये देखकर तो मेरा कलेजा ही कट कर रह गया था। मैं बोली, अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। मैं इतना कहकर कमरे से बाहर जाने लगी तो अम्मी ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे बाहर जाने से रोक दिया। मैं बोली, क्या बात है अम्मी? उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए थे। वो कहने लगी, मेरे लिए कोई फसाद खड़ा मत कर देना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई इस घर से जाए। तुम्हें तो मालूम है ना, जब तक मर्द घर में होता है वहां की औरतें महफूज होती हैं। अगर घर में मर्द ना हो तो दूसरे मर्दों को रास्ता मिल जाता है और फिर लोग बातें भी तो बहुत बनाते हैं। मेरी बेटी कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर देना जिससे तुम्हारा भाई नाराज होकर ये घर छोड़कर चला जाए। अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं आपको मजीद दुख नहीं दूंगी। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं इतना कहकर कमरे से बाहर चली गई थी। मैंने सर पर दुपट्टा किया और घर से बाहर निकल गई थी। मैंने पड़ोस का दरवाजा बजाया था। आंटी फौजिया मेरी अम्मी की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद जरूर करेंगी। उन्होंने जब दरवाजा खोला तो मुझे देखकर हैरान रह गई। कहने लगी, क्या बात है बेटी, खैर तो है, तुम इस वक्त हमारे घर कैसे आ गई? अम्मी को बहुत भूख लगी है और घर में खाने को कुछ नहीं है। आपके पास थोड़ा सा खाना मौजूद है तो मुझे दे दे। आंटी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, आपके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने कहा, भाई ने मेरी और अम्मी की कफालत करने से इनकार कर दिया है।
अम्मी सारा दिन किचन में काम करती रही हैं, इसके बावजूद हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आंटी ने जल्दी से मुझे ताज़ा रोटी बनाकर दी और सालन दिया था। मैं इनका शुक्रिया अदा करके घर वापस आ गई। अम्मी को खाना दिया तो वो भी बेइंतहा खुश हो गई। फिर कहने लगी, बेटी तुमने बिला वजह हाथ फैलाया, मेरा दिल नाराज है कि तुम्हें मांगना पड़ा है। मैंने तो कभी तुम लोगों को मांगना सिखाया ही नहीं है। मैं बोली, अम्मी जब अपने बेगैरत हो जाएं तो दूसरों से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। अम्मी कहने लगी, मलाइका मुझे तुम्हारी जुबान से बहुत डर लगता है। तुम जरूर मेरे लिए कोई तमाशा खड़ा करोगी। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, जब तुम्हारे भाई ने मुझ पर जुल्म कर ही दिया है तो अब तुम भी इसके नक्शे कदम पर मत चलो। तुम्हारी ये बातें मुझे तकलीफ में मुब्तला करती हैं। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि ये बातें सुन सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए? मैं चुप कर गई थी। अगली सुबह फौजिया आंटी हमारे घर आई थी। उन्होंने अम्मी के हाथ पर 5,000 का नोट रख दिया। अम्मी ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया तो आंटी फौजिया ने अम्मी को अपने सर की कसम दी थी। वो कहने लगी कि अगर तुमने मुझे अपनी बहन समझा है तो मुझसे मदद ले लो, नहीं तो मैं यही समझूंगी कि हमारा रिश्ता खोखला था। अम्मी वो पैसे लेना नहीं चाहती थी, मगर फिर उन्होंने पकड़ ही लिए थे। अम्मी ने आंटी फौजिया से वादा किया था कि वो बहुत जल्द इनके पैसे इन्हें लौटा देंगी। वो कहने लगी कि मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, तुम इसको कबूल कर लो। अम्मी खामोश हो गई थी। फिर आंटी के जाने के बाद अम्मी बाजार से आटा और कुछ सब्जी वगैरह ले आई थी और फिर मेरे और अपने लिए खाना बना लिया था। और भाभी भूखी ही कमरे में पड़ी इसी इंतजार में थी कि खाना बनेगा और ट्रे में रखकर मेरे सामने लाया जाएगा। मैंने आज अम्मी से कह दिया था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप भाभी को खाना हरगिज बनाकर नहीं देंगी। अम्मी कहने लगी, मैं मजबूर हूँ, तुम क्यों ऐसी बातें करती हो? मैंने अम्मी को अपने सर की कसम दी। मैंने कहा कि अगर आप मजबूर हैं तो मैं भी मजबूर हूँ। मैं आपको यूं किसी की नौकरी करते हुए नहीं देख सकती। मेरा बाप बहुत गैरतमंद था, आप इसकी बीवी हैं। आप अपने आप को इस तरह बेबस ना करें कि लोग आपको कुचल कर गुजर जाएं। अम्मी खामोश हो गई थी। जाहिर बात है इन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा, मगर चूंकि मैंने इनको अपनी कसम दे दी थी इसीलिए वो चुप कमरे में बैठी रही थी। मैंने उठकर कमरे की कुंडी चढ़ा दी थी। हम दोनों माँ बेटी ने पेट भर कर खाना खाया और आराम से लेट गई थी। अभी आधा घंटा गुजरा था कि किचन में से बर्तनों के खटकने की आवाजें आने लगी थी। फिर भाभी ने आकर हमारे दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, जल्दी करो दरवाजा खोलो, तुम दोनों माँ बेटी सुबह से किचन में क्या कर रही थी? अब जो मैं खाना देखने गई तो कुछ भी वहां पर नहीं पड़ा हुआ। मुझे अपने कमरे की तलाशी दो। मेरी दोस्त ने मुझे पैसे दिए थे, इससे मैं अपने लिए सब्जी वगैरह लेकर आई थी, वहीं हमने बनाकर खा ली। आप अपने शोहर की लाई हुई कमाई से खा लो। भाभी कहने लगी, आप लोगों को इल्म है ना कि मेरी हालत ऐसी है कि मैं काम नहीं कर सकती, फिर मुझसे किस चीज की जिद लगा ली है? मैं भी बोली कि अगर आपकी ये हालत है और आप काम नहीं कर सकती तो आपको नहीं लगता कि आपको इस हालत में अल्लाह से डरना चाहिए? अम्मी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया तो मैं जाकर बिस्तर पर लेट गई थी। भाभी ने जल्दी से भाई को फोन करके घर पर बुला लिया था। अब भाई भी हमारा दरवाजा पीट रहा था। कहने लगा, अम्मी जल्दी से कमरे से बाहर आए। अम्मी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने नफी में सर हिला दिया कि आप दरवाजा मत खोलिएगा, मगर भाई ने इस कदर शोर डाला कि अम्मी को मजबूरन दरवाजा खोलना पड़ा। अम्मी ने जैसे ही दरवाजा खोला, भाई गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। कहने लगा कि मुझे इल्म है कि मेरी माँ तो ऐसी औरत है ही नहीं कि वो अपनी बहू के साथ जिद करे। तुमने ही मेरी माँ को बहकाया है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि इस घर में फसाद मत करो, नहीं तो किसी भी राह चलते शख्स के साथ तुम्हारा निकाह करके इस घर से निकाल दूंगा। आज भाई ने थप्पड़ मारा तो मैं अपने हवास खो बैठी। मैं गुस्से से बोली, आपको शर्म आनी चाहिए, अपनी बीवी के नीचे लग गए हैं, आपको तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं रहा। क्या कोई इतना बेगैरत भी होता है कि बाप के मरने के बाद माँ के मुंह से रोटी का निवाला भी छीन ले? इससे तो अच्छा है कि आप ये घर छोड़कर चले जाएं। मगर आप में गैरत कहाँ, आप तो बेगैरत हैं। मेरी ये बात सुनकर भाई ने एक बार फिर से मुझे थप्पड़ मारा, जबकि अम्मी चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही। मैं गुस्से से बोली, अम्मी आप मेरे हक में क्यों नहीं बोलती?
लगता है आप भी अपने बेटे के साथ मिली हुई हैं। मुझे इस घर में नहीं रहना। इतना कहकर मैंने अपना छोटा सा बैग निकाला और घर से बाहर निकल गई। मेरे पीछे ही मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अम्मी आ रही थी। वो भी रो रही थी। देखा, वही हो गया जिसका मुझे डर था। अब हम दोनों बेघर हो गए हैं। हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, आपको मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। वो घर जो आप छोड़कर आई हैं, वो आपके शोहर का था। वो मरने से पहले आपके नाम पर लगा कर गया है। इनको घर से निकालें और आप अपने घर में जाकर बैठें। जहाँ मेरी मर्जी होगी मैं वहां चली जाऊंगी। अम्मी कहने लगी, अपनी जवान बेटी को ख्वार होते हुए नहीं देख सकती। मुझे बताओ, तुम कहाँ जाने का इरादा रखती हो? मैंने जवाब ना दिया तो अम्मी रोने लगी थी। कहने लगी, या अल्लाह, इस जिंदगी से अच्छा है कि तू मुझे मौत देते। अम्मी की बात सुनकर मेरा दिल दुख गया था, इसलिए मैंने जल्दी से इनका हाथ पकड़ लिया और बोली, ऐसी बातें ना करें, आपको अल्लाह का वास्ता है। फिर अम्मी कहने लगी, अच्छा मुझे बताओ कहाँ जाने का इरादा है? मैं खाला के घर जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मी के लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। कहने लगी, मुझे दुख मिले तो मुझे अपनी बहन का ख्याल ही नहीं आया। चलो शुक्र है तुम इसके घर जा रही हो, हमें अपने घर में अमान दे देगी। हम दोनों माँ बेटी खाला के घर पर चली गई थी। मेरी खाला दूसरे शहर में रहती थी। वो बहुत ही नफीस सी तबीयत की मालिक थी। हमने इनके घर जाकर अपने सारे हालात बता दिए थे और खाला ने हमें खुले दिल से अपने घर में जगह दी थी। खालू भी अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमारे आने पर किसी किस्म का एतराज नहीं किया था, बल्कि वो तो कह रहे थे कि ये आप लोगों का घर है, जिस तरह चाहे मर्जी रहे, जो चाहे मर्जी खाएं पिए। खाला नर्स थी, वो सुबह सवेरे घर से निकल जाया करती थी, तो फिर घर के काम के लिए तो उन्होंने मुलाजमा रखी थी। यहाँ मैं और अम्मी बहुत चैन से रह रही थी। हमें यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे जब खाला की अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी थी। मैं इनकी वजह से बहुत अफसुर्दा थी। खाला ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मौसमी बुखार है, जल्द उतर जाएगा। मगर खाला को इस बात की परेशानी थी कि इन दिनों अस्पताल में बहुत ज्यादा रश था और इन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। खाला को कह दिया गया था कि अगर आपने छुट्टी की तो समझें कि इस मुलाजमत से हाथ धो बैठेंगी। खाला मुलाजमत छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि इनकी कोई औलाद नहीं थी। वो कहती थी कि अस्पताल जाती हूँ तो मेरा दिल लगा रहता है, घर में रहकर तो दीवारों को तक तक कर बोर हो जाती हूँ। वो परेशान थी कि अब क्या होगा। तब मैंने कहा कि अगर आप इजाजत दें तो आपकी जगह पर मैं अस्पताल चली जाया करूंगी। खाला को मेरा मशवरा अच्छा लगा। वे कहने लगी, ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करूंगी, अगर वो इजाजत दे दें तो तुम चली जाया करो। और उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो इसने इजाजत दे दी, क्योंकि खाला की तबीयत सच में खराब थी। वो अस्पताल जाने की कंडीशन में नहीं थी, जबकि अस्पताल में भी किसी की जरूरत थी। मैं अस्पताल जाने लगी थी और तब मुझे खाला ने एक बात कही थी। वो कहने लगी कि मेरी एक बात याद रखना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम किसी डॉक्टर से पैसे मत लेना और ना ही किसी से बात करने की कोशिश करना। मैंने खाला की बात को पल्लू से बांध दिया था और अस्पताल जाने लगी थी। मैं अपने काम से काम रखती थी। एक सीनियर नर्स थी जो मुझे काम बता दिया करती थी। मुझ पर ज्यादा काम का लोड नहीं था क्योंकि मैं इस काम में ना तजर्बेकार थी। बस मुझे मरीजों का ख्याल रखने की ताकीद की जाती थी और जैसे किसी मरीज की हालत बिगड़ने लगती, मैं वहां पे डॉक्टर या किसी दूसरी नर्स को बुला लेती थी। यूं ही काफी दिन गुजर गए थे। मैंने किसी से भी बात नहीं की थी। एक दिन एक कम उम्र और खूबसूरत सी नर्स मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी कि तुम बड़ी उदास सी रहती हो, ऐसा लगता है कि तुम किसी वजह से परेशान हो। मैंने इसे सारी बात बता दी थी। न जाने आज मेरा दिल कैसे दबा हुआ था कि मैं खुद पर काबू ही ना पा सकी और अपने सारे गुज़िश्ता हालात इसके सामने खोल कर रख दिए थे। वो उदास हो गई थी। कहने लगी, छोटी मोटी मुलाजमत छोड़ दो। जो लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। बल्कि ऐसा क्यों ना करें कि जब तक तुम्हारी खाला अस्पताल नहीं आ जाती तुम थोड़ा बहुत अपना कमा लो। ये कैसे मुमकिन है? वो कहने लगी, तुम लेबर रूम की सफाई कर दिया करो, मैं तुम्हें इजाफी पैसे दूंगी। वहां की मासी छुट्टियों पर है। मैंने इसकी ऑफर कबूल कर ली थी, मगर मैंने ये बात खाला से छुपा ली थी। अब मैं रोज लेबर रूम की सफाई करती
और नर्स की हदायत के मुताबिक वहां रखी कचरे की थैलियां बाहर फेंक आती। बदले में मुझे हजारों रुपए मिल जाते। यूं ही एक हफ्ते में 18,000 रुपए जमा करने के काबिल हो चुकी थी। जरा से काम के बदले मुझे इतने पैसे मिलते हैं, मगर मैं ये सोचने पर मजबूर थी कि आखिर इन थैलियों में ऐसा क्या होता है कि वो नर्स मुझे सबसे छुपकर काम करने को कहती थी। रोज बरोज मेरा तजस्सुस बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन मैंने देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी इन कचरे की थैलियों को उठा रही है। वो बड़ी ही खूबसूरत सी गाड़ी थी। वो कचरा उठाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं लगती थी। अब मुझे लगा कि बात इतनी सीधी सी नहीं है जितनी मुझे लग रही है। जरूर इसमें कोई राज पोशीदा है। तो तजस्सुस से मजबूर होकर इस बार खुद थैली खोलकर देखी, क्योंकि इसके अंदर तो अस्पताल की बहुत महंगी महंगी अदवायात और टीके वगैरह डाले हुए थे। ये एक सरकारी अस्पताल था और यहाँ पर गरीब गुरबा का मुफ्त इलाज किया जाता था। मगर कुछ दिनों से अस्पताल में ये खबर हो रही थी कि यहाँ की अदवायात और टीके वगैरह कम पड़ने लगे हैं। सीनियर डॉक्टर्स का तो यही ख्याल था कि शायद मरीज बहुत ज्यादा आने लगे हैं, जिसकी वजह से सारी अदवायात खत्म हो रही हैं। अब मैंने देखा था कि अदवायात चूंकि कम पड़ गई थी, तो अस्पताल की जानिब से फ्री नहीं दी जा रही थी, बल्कि मरीजों को पर्ची बनाकर दी जाती थी जिस पर अदवायात वगैरह लिखी हुई होती थी, जो कि लोगों को खुद ही खरीदना पड़ रही थी। अब मैं सारा खेल समझ गई। ये नर्स मुझसे गैर कानूनी काम करवा रही थी और अद्वयात और इंजेक्शन मुझसे बाहर फेंकवा देती थी, जो कि एक गाड़ी लेकर जाती थी। यकीनन वही अद्वयात किसी दूसरी जगह पर फरोख्त करके लाखों रुपए कमा रहे थे। इसकी वजह से बहुत से गरीब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मैंने सोच लिया था कि मैं इस काम में इसका साथ नहीं दूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इसका राज फाश करके ही रहूंगी। मैंने हिम्मत की और सीनियर डॉक्टर के पास चली गई थी। मैंने इसे सारी बात बता दी थी। वो मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। इसने पहले तो ये बात मानने से ही इनकार कर दिया। फिर जब मैंने इसे सबूत दिया तो इसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझसे कहा कि अभी ये बात तुम हरगिज मत खोलना, मैं इसको पुलिस के हवाले करवाऊंगी। सीनियर डॉक्टर ने पहले से ही पुलिस को बुला लिया था। जब नर्स ने मुझे कचरे वाली थैलियां फेंकने को कहा तो डॉक्टर ने पुलिस को इशारा किया था, तो उन्होंने आकर तलाशी ली तो अंदर से अदवायात और इंजेक्शन वगैरह बरामद हुए। पुलिस ने इस नर्स को गिरफ्तार कर लिया था, चूंकि मैंने डॉक्टर्स की मदद की थी और सरकारी अदवायात के गैर कानूनी फरोख्त के धंधे को बेनकाब कर दिया था। इसीलिए मुझे हुकूमत की तरफ से 5 लाख रुपए इनाम में मिले थे और साथ ही साथ मुझे नर्सिंग की फ्री क्लासेस भी देने की ऑफर दी गई थी। मैं बेइंतहा खुश थी। मैंने ये बात जब खाला और अम्मी को बताई तो वो भी खुश हो गई। फिर अम्मी ने कहा कि अब हम वापस अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि हम आराम से गुजारा कर सकेंगे। अब तो खाला भी ठीक हो गई थी, इसीलिए वो वापिस अस्पताल जाने लगी थी। हम भी अपने घर वापिस आ गए थे। मुझे मेरे शहर में नर्सिंग की फ्री क्लासेस दी जाने लगी थी। भाई और भाभी हमारी आमद पर सख्त परेशान थे। भाभी के आखिरी अयाम चल रहे थे, मगर वो फिर भी हमारे साथ जुबान दराजी से बात नहीं आती थी। लेकिन चूंकि मैं अपना काम करती थी तो मुझे इनकी परवाह बिल्कुल भी नहीं रही थी। अम्मी ने भी भाई को साफ साफ कह दिया था कि सफवान, अगर तुम ये घर छोड़कर जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से चले जाओ, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रही। भाई तो ये बात सुनकर ही घबरा गया था, क्योंकि इतने महंगाई के दौर में घर के किराए देना आसान बात नहीं थी। इसलिए वो मासूम से बन गए थे। अम्मी से माफी मांगने लगे थे। मुझे समझ आ गई थी कि उन्होंने पहले ही घर छोड़ने का नाटक सिर्फ इसीलिए रचाया था ताकि इन्हें हमारा खर्च ना बर्दाश्त करना पड़े, जबकि इनका तो घर छोड़ने का कोई इरादा ही नहीं था। कुछ अरसे बाद मैं अपना कमाने लगी थी तो भाई और भाभी मेरे सामने पीछे चले जाते थे। मैंने भी इन्हें माफ कर दिया था, क्योंकि मेरी जिंदगी में अब किसी भी चीज की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं थी। मेरे ख्याल में अगर कोई हमारे साथ बुरा करे और हम इसे माफ कर दें तो ये इस पर एहसान नहीं होगा, बल्कि ये हमारा खुद पर एहसान होता है, क्योंकि इस तरह हम खुद को नफी ख्यालात से दूर कर लेते हैं। मेरी अम्मी ने भी इन दोनों को माफ कर दिया था और मैंने भी अब घर में एक काम करने वाली रख ली थी जो इनके सारे काम काज कर जाती थी। भाभी भी बड़ी शर्मिंदा शर्मिंदा सी बैठती थी। वो तो हमसे नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं थी। खैर मैं और अम्मी अब अपनी जिंदगी से मुत्तमिन हैं
और हमें किसी के एहसान की कोई ज़रूरत नहीं रही।